हम इंसान कई सदियों से एस्ट्रोनॉमी को पढ़ते आ रहे हैं और इसे वर्ल्ड का सबसे पुराना साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट माना जाता है। ब्रह्मांड के विस्तार और अंतरिक्ष में छिपी मिस्टीरियस चीजों से हम हमेशा ही फैसिनेटेड रहे हैं, लेकिन मात्र 67 साल पहले ही हमने इस मिस्टीरियस अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने की शुरुआत की। यह सिलसिला रूस की एक सैटेलाइट स्पुतनिक 1 से शुरू हुआ, जिसे साल 1957 में लॉन्च किया गया। इस सैटेलाइट को स्पेस सर्विलेंस के लिए बनाया गया था। वर्ल्ड वॉर्स के बाद रूस और अमेरिका अंतरिक्ष को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। वह सैटेलाइट लॉन्च करके दूसरे देशों पर नजर रखना चाहते थे ताकि उनकी एक्टिविटीज को ट्रैक किया जा सके। अमेरिका और रूस के बीच की स्पेस रेस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एस्ट्रोनॉमी और स्पेस एक्सप्लोरेशन को बहुत सीरियस लिया जाने लगा। आज वह स्पेस रेस तो खत्म हो चुकी है, लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन का सिलसिला अभी भी जारी है। स्पुतनिक 1 के बाद ऐसे स्पेसक्राफ्ट्स लॉन्च किए जा चुके हैं जिनके बारे में एक समय पर कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आज के इस एपिसोड में हम आपको उन्हीं में से 4 सबसे माइंड ब्लोइंग मिशंस के बारे में बताने वाले हैं। पायोनियर स्पेस प्रोब्स 1972। आप सब इस बात को ऑलरेडी जानते होंगे कि वॉयजर्स अंतरिक्ष में सबसे दूर जाने वाले स्पेसक्राफ्ट्स हैं। आज वॉयजर 1 और वॉयजर 2 इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद हैं, यानी वह सोलर सिस्टम की सीमा को पार कर चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी से तीसरा और चौथा सबसे दूर का स्पेसक्राफ्ट कौन सा है? इसका जवाब है पायोनियर 10 और पायोनियर 11। इन स्पेसक्राफ्ट्स के बारे में आप में से बहुत कम लोगों को ही जानकारी होगी। 1960 के दशक में साइंटिस्ट्स ने पता लगाया कि हर 176 सालों में हमारी पृथ्वी सहित सौरमंडल के सभी विशाल ग्रह सूर्य की एक तरफ चले जाते हैं। इसे साइंटिफिक भाषा में जियोमेट्रिक लाइनअप कहा जाता है। इस जियोमेट्रिक लाइनअप के कारण वैज्ञानिक केवल एक सिंगल फ्लाइट में इन सभी ग्रहों का अध्ययन कर सकते हैं, और पायोनियर्स के जरिए उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। पायोनियर्स की पूरी जर्नी को ग्रैंड टूर का नाम दिया गया। वैज्ञानिक इस बात से वाकिफ थे कि यह सभी प्लैनेट्स को स्टडी करने का एक गोल्डन चांस होने वाला है। जब सौरमंडल के सारे ग्रह एक ही लाइन में होते हैं तो एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाने में बहुत कम समय लगता है। इससे काफी सारे रिसोर्सेज तो बचते ही हैं, साथ ही में रिसर्च करने की स्पीड भी बहुत तेज हो जाती है। प्लैनेटरी लाइनअप का फायदा उठाकर वैज्ञानिक फ्यूल को बचाना चाहते थे और साथ ही में एक नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना चाहते थे। वह नई टेक्नोलॉजी थी ग्रेविटेशनल असिस्ट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इसमें स्पेसक्राफ्ट को ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष में ट्रेवल कराया जाता है। एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाने में ग्रहों की ही ग्रेविटी का फायदा उठाया जाता है, जिससे फ्यूल और समय दोनों बचता है। प्लैनेटरी लाइनअप इस टेक्निक को टेस्ट करने का सबसे अच्छा मौका था और वैज्ञानिक इसे टेस्ट करने में सक्सेसफुल भी हुए थे। पायोनियर्स को ग्रहों की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष में ट्रेवल करवाया गया था। इनके अंदर प्राइमरी फ्यूल के रूप में न्यूक्लियर फ्यूल मौजूद था, जो समय समय पर इन्हें बूस्ट देने में काम आता था। पायोनियर 10 को मार्च 1972 में लॉन्च किया गया था। इस स्पेसक्राफ्ट में एक एल्यूमिनियम शीट लगाई गई थी। इस एल्यूमिनियम शीट लगाने के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मकसद था। उस शीट में हमसे जुड़ी काफी सारी जानकारी थी, जैसे एक आदमी और औरत की तस्वीर और हमारे सौरमंडल की लोकेशन। इन सब चीजों को इसलिए मेंशन किया गया था ताकि अगर भविष्य में यह स्पेसक्राफ्ट किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन को मिले तो वह हमसे कांटेक्ट कर पाए। इस आइडिया को कई वैज्ञानिकों ने अपोज भी किया था, लेकिन माइनॉरिटी होने के कारण उनके आर्गुमेंट को कंसीडर नहीं किया गया था। जब इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया तो इसने एक साथ कई रिकॉर्ड स्थापित किए। लॉन्च होने के कुछ महीनों बाद 15 जुलाई 1972 को यह एस्टेरॉयड बेल्ट के नजदीक पहुंच गया। मंगल और जुपिटर के बीच में मौजूद यह रीजन कई एस्टेरॉयड से भरा पड़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें कुछ डॉर्फ प्लैनेट्स भी मौजूद हैं। इस बेल्ट को पार करना पायोनियर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उसे बिना टकराए एस्टेरॉयड्स के बीच से गुजरना था। वैज्ञानिक काफी ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन फाइनली इसने एस्टेरॉयड बेल्ट को सफलतापूर्वक पार कर लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पहला ऐसा स्पेस मिशन था जिसने इस सीमा रेखा को पार किया था। एस्टेरॉयड बेल्ट से आगे बढ़ते हुए इसने जुपिटर और उसके मून्स को कैप्चर किया और ऐसा करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट भी बना। उस समय जुपिटर के मून्स की संख्या बहुत कम हुआ करती थी। इसके 4 सबसे फेमस मून्स को कैप्चर करने के बाद यह शनि ग्रह की ओर बढ़ चला। करीब 2.5 साल का सफर तय करने के बाद फरवरी 1976 में यह शनि ग्रह के करीब से होकर गुजरा। ऐसे मिशंस को फ्लाई बाय मिशंस कहा जाता है। इसमें स्पेस ऑब्जेक्ट्स को एक साथ स्टडी किया जा सकता है और इस पूरे प्रोसेस में फ्यूल भी बहुत कम खर्च होता है। शनि ग्रह से फ्लाई बाय करते हुए इसने कई तस्वीरों को कैप्चर किया।
जिनमें उसकी रिंग्स भी बहुत क्लियर रूप से देखी जा सकती थी। साल 1983 में इसने सौरमंडल के आखिरी ग्रह यानी नेपच्यून को पार किया, जिसके बाद यह हीलियोस्फीयर की ओर बढ़ने लगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हीलियोस्फीयर को हमारे सौरमंडल की ऑफिशियल बाउंड्री माना जाता है। इस बाउंड्री के बाद सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड का असर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है और कॉस्मिक रेडिएशन का खतरा बढ़ने लगता है। करेंटली यह स्पेसक्राफ्ट हमसे करीब 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है। इसके द्वारा भेजे गए आखिरी सिग्नल को 2003 में डिटेक्ट किया गया था और तब से यह अंतरिक्ष में अकेला ही सफर कर रहा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि आज से करीब 20 लाख साल बाद यह अल्डेबरन नाम के स्टार सिस्टम में एंटर करेगा। अगर वहां कोई एलियन सभ्यता मौजूद हुई तो वह इस स्पेसक्राफ्ट में लगी एल्यूमिनियम शीट से हमारे सौरमंडल की लोकेशन खोज निकालेंगे। अगर तब तक हम इंसान पृथ्वी पर मौजूद रहे तो शायद वह हमसे कम्युनिकेट करने में भी सक्षम होंगे। वैसे तो इस बात के चांसेस बहुत ही कम हैं, लेकिन साइंस में हर पॉसिबल चीज की संभावना को कंसीडर किया जाता है। पायोनियर 10 के भाई यानी पायोनियर 11 को 1973 में लॉन्च किया गया था। इस स्पेसक्राफ्ट का मुख्य मकसद सोलर विंड और एस्टेरॉयड बेल्ट को स्टडी करना था, साथ ही में जुपिटर एंड सैटर्न की क्लोज तस्वीरें खींचना था। साल 1979 में इसने जुपिटर और सैटर्न ग्रह को पार किया और उनकी कई तस्वीरें भी खींची, लेकिन 1995 में कुछ टेक्निकल गड़बड़ी होने की वजह से इससे हमारा कॉन्टैक्ट टूट गया। कॉन्टैक्ट टूटने की वजह से वैज्ञानिकों के पास आज इसके एक्चुअल लोकेशन की कोई पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक यह स्पेसक्राफ्ट हमारी पृथ्वी से करीब 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर मौजूद होगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि इसकी करंट स्पीड करीब 2.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पर ईयर होगी, जो पायोनियर 10 के मुकाबले थोड़ी कम है। संपर्क टूटने के बावजूद इस स्पेसक्राफ्ट ने काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया था। यही कारण है कि इसे एक सक्सेसफुल मिशन माना जाता है। वॉयेजर स्पेस प्रोब्स 1977। स्पेस मिशंस की बात की जाए और वॉयेजर्स का नाम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। नासा द्वारा डिजाइन किए गए यह स्पेसक्राफ्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, और ऐसा क्यों है यह आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। वॉयेजर 1 को 5 सितंबर 1977 में लॉन्च किया गया था। वहीं वॉयेजर 2 को इससे पहले 20 अगस्त को लॉन्च किया गया था। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स का मेन मकसद बाहरी सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करना था और इन्होंने इस काम को बहुत ही खूबसूरती से किया। साल 1998 में वॉयेजर 1 ने पायोनियर 10 को भी पार कर लिया और इंसानों द्वारा भेजा गया सबसे दूर का स्पेसक्राफ्ट बन गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका यह रिकॉर्ड आज भी कायम है और कोई भी मैन मेड ऑब्जेक्ट इससे दूर नहीं जा पाया है। आज यह स्पेसक्राफ्ट हमसे 24.3 बिलियन किलोमीटर दूर है और इसके ऑलमोस्ट सारे इंस्ट्रूमेंट बंद किए जा चुके हैं। इसके पीछे का कारण एनर्जी को सेव करना है। वॉयेजर 1 के कैमरा को 1990 में ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि उसमें काफी सारी एनर्जी खर्च होती थी। वैज्ञानिक इस स्पेसक्राफ्ट को इंटरस्टेलर स्पेस में भेजना चाहते थे, जिसके लिए फ्यूल को बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कैमरा बंद होने से पहले इसने एक आखिरी तस्वीर खींची थी, जिसमें सौरमंडल के हर प्लैनेट को देखा जा सकता है। हालांकि कैमरा बंद होने के बावजूद इसकी रिसर्च हमेशा कंटिन्यू थी। साल 2012 में फाइनली इसने इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री की और ऐसा करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया। यह एक बहुत ही हिस्टोरिक पल था, क्योंकि पहली बार हम इंसानों ने इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रखा था। इसका दूसरा भाई यानी वॉयेजर 2 भी आज इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद है। यह वॉयेजर 1 के बाद ऐसा करने वाला दूसरा स्पेसक्राफ्ट था। वैज्ञानिक इसके जरिए आउटर प्लैनेट्स को स्टडी करना चाहते थे, जो उन्होंने बहुत सक्सेसफुली किया भी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए 16 नए मून्स को डिस्कवर किया गया था, जो ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स की रेंज से बाहर थे। कुछ ही सालों में इन स्पेसक्राफ्ट्स की 50th एनिवर्सरी कंप्लीट होने वाली है। वैज्ञानिक बताते हैं कि वह किसी भी तरीके से इन्हें तब तक जिंदा रखना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर यह स्पेसक्राफ्ट्स बंद भी हो जाते हैं, तब भी इनकी कंट्रीब्यूशन दूसरे स्पेसक्राफ्ट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा होगी। हबल स्पेस टेलीस्कोप 1990। जब भी अंतरिक्ष की सबसे खूबसूरत फोटोज को खींचने की बात आती है तो हबल का नाम सबसे पहले लिया जाता है। द हबल स्पेस टेलीस्कोप को 1990 में लॉन्च किया गया था। इसका नाम फेमस एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल के नाम पर रखा गया था। एडविन हबल ही वह वैज्ञानिक थे जिन्होंने यूनिवर्स के एक्सपेंशन की डिस्कवरी की थी। उन्होंने अपनी स्टडीज के जरिए यह पता लगाया था कि हमारा ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैल रहा है। इससे पहले ब्रह्मांड को स्टैटिक यानी ठहरा हुआ माना जाता था, लेकिन हबल की डिस्कवरी ने पूरी साइंस कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया था।
यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इसी डिस्कवरी की वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन को अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी चेंजेस करने पड़े थे। हबल टेलीस्कोप के लॉन्च होने के बाद ब्रह्मांड की अनेकों तस्वीरें खींची गईं, जिनमें से सबसे पहली तस्वीर को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये HD 96755 नाम की एक तारे की तस्वीर है और इसे हबल की टेस्टिंग के लिए कैप्चर किया गया था। एक कंपैरिजन के लिए इसी तस्वीर को एक ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप के जरिए भी खींचा गया था ताकि उसे हबल से कंपेयर किया जा सके। स्क्रीन पर आप उस कंपैरिजन को देख सकते हैं। लेफ्ट में दिख रही तस्वीर को कार्नेगी इंस्टीट्यूट की ऑब्जर्वेटरी से खींचा गया था, वहीं राइट में दिख रही तस्वीर हबल टेलीस्कोप की पहली तस्वीर थी। वैसे तो ये दोनों ही तस्वीरें बहुत बोरिंग हैं, लेकिन हबल द्वारा खींची गई तस्वीर में क्वालिटी को डेफिनेटली देखा जा सकता है। 1990 में अंतरिक्ष की इतनी हाई रेजोल्यूशन तस्वीर खींचना बहुत ही बड़ी बात थी। यही कारण है कि हबल को इतना इम्पोर्टेंट टेलीस्कोप माना जाता है। इस टेलीस्कोप के जरिए वैज्ञानिक तारों की पूरी लाइफ साइकिल को कैप्चर कर चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने कई आकाश गंगाओं, नेबुला और सुपरनोवा रेमनेंट्स को भी कैप्चर किया है। हबल स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में ऐसी जगह मौजूद है जहां पृथ्वी और सूर्य की ग्रेविटी कैंसिल हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल लॉन्च हुआ आदित्य L1 मिशन भी एक ऐसे ही पॉइंट पर मौजूद है। इन पार्किंग पॉइंट्स को लैग्रेंज पॉइंट्स कहा जाता है। इनका इस्तेमाल वैज्ञानिक टेलीस्कोप्स और स्पेसक्राफ्ट्स को पार्क करने के लिए करते हैं। हबल टेलीस्कोप अभी तक करीब 16 लाख तस्वीरें खींच चुका है, जिनका इस्तेमाल करीब 25,000 रिसर्च पेपर्स में किया जा चुका है। हबल द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा को गैलेक्सीज और स्टार्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अपने 34 साल के टाइम पीरियड में हबल ने कई इंटरेस्टिंग चीजों की डिस्कवरी की है। उन डिस्कवरीज की संख्या इतनी ज्यादा है कि उन पर एक सेपरेट एपिसोड बनाया जा सकता है। इतने साल तक फंक्शन करने के बाद अब हबल टेलीस्कोप को रिप्लेस करने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप आ चुका है। 2021 में लॉन्च हुआ यह टेलीस्कोप बहुत ही आधुनिक है और ब्रह्मांड के सबसे दूर के इलाकों को भी कैप्चर कर सकता है। हबल अभी भी परफेक्टली काम कर रहा है, लेकिन जेम्स वेब के आने के बाद इसके थ्रू की जाने वाली रिसर्चेस काफी कम हो गई हैं। वैसे आपको इन दोनों टेलीस्कोप्स में से कौन सा टेलीस्कोप सबसे अच्छा लगता है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मार्स साइंस लैबोरेटरी 2011 नासा की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मार्स साइंस लैबोरेटरी है, जिसका क्यूरियोसिटी मार्स रोवर काफी प्रसिद्ध है। यह एक ऐसा रोवर है जिसे पृथ्वी से कंट्रोल करके मंगल को स्टडी किया जा सकता है। इसी रोवर की बदौलत आज हम मंगल ग्रह को पृथ्वी के समुद्रों से भी ज्यादा अच्छे से जानते हैं। इसे 26 नवंबर 2011 को नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। अगले साल यानी 2012 के अगस्त महीने में इसने मंगल पर एक सक्सेसफुल लैंडिंग की थी। 6 अगस्त 2012 का वह दिन वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही खास था। यह रोवर मंगल पर भेजे गए सभी रोवर्स में सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लैंडिंग के कुछ ही हफ्तों बाद इसने मार्स वाटर को कंफर्म कर दिया था। जमीन से कलेक्ट किए गए कुछ सैंपल्स को स्टडी करने पर इसने वाटर क्रिस्टल की डिस्कवरी की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ महीनों बाद इसने ऐसे लैंड फॉर्म्स को भी डिस्कवर किया था जो सिर्फ फ्लोइंग वाटर की वजह से फॉर्म हो सकते हैं। यह इस बात का सीधा इंडिकेशन था कि एक समय पर मंगल भी नदियों और समुद्रों से घिरा रहता था। अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि आखिर मंगल पर मौजूद सारा पानी गया कहाँ? इसके जवाब को हम ऑलरेडी एक वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। उस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। क्यूरियोसिटी रोवर के जरिए वैज्ञानिक यह पता लगाना चाहते थे कि आखिर मंगल पर जीवन मौजूद था या नहीं। फिलहाल इस सवाल का उत्तर नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि कई साल पहले मंगल पर माइक्रोबियल लाइफ मौजूद हुआ करती थी। हमारे पास इस बात का कोई भी डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, लेकिन मंगल की हिस्ट्री को देखते हुए यह डेफिनेटली कहा जा सकता है कि एक समय पर इसमें जीवन के लिए परफेक्ट कंडीशंस मौजूद रही होंगी। जीवन ढूंढने के अलावा वैज्ञानिक इसके जरिए मंगल के मौसम को समझना चाहते थे। पृथ्वी पर वेदर प्रेडिक्शन के लिए सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यह सैटेलाइट पृथ्वी के वायुमंडल को स्टडी करती हैं और उसमें आने वाले चेंजेस के जरिए यह पता लगाती हैं कि किस जगह का मौसम कैसा हो सकता है। लेकिन मंगल के पास कोई भी वायुमंडल नहीं है, जिस वजह से उसके वेदर को प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल चीज है। वैज्ञानिकों ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हुए क्यूरियोसिटी में कई इंस्ट्रूमेंट्स फिट किए थे। वह इंस्ट्रूमेंट्स मंगल पर होने वाली हर एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं। जब उन सभी इंस्ट्रूमेंट के डेटा को आपस में कंबाइन किया जाता है तो एक पैटर्न दिखाई देता है। इसी पैटर्न के जरिए वैज्ञानिक मंगल के वेदर का पता लगा लेते हैं। क्यूरियोसिटी में टोटल 10 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को लगाया गया था।
इनमें से ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट मंगल की फिजिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे प्रेशर, डेंसिटी, क्वार्क्स, विंड स्पीड और टेम्परेचर। इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को सही से फंक्शन कराने के लिए रोवर में एक सॉफ्टवेयर को भी लगाया गया था। इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करने के अलावा यह सॉफ्टवेयर क्यूरियोसिटी के बाकी हार्डवेयर को भी कंट्रोल करता है, जैसे रोबोटिक आर्म, ड्रिलिंग मशीन एंड लेजर। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है कि वैज्ञानिकों को मंगल पर ड्रिलिंग मशीन की जरूरत क्यों पड़ती है। इसका सीधा सा जवाब है रिसर्च एंड सैंपल कलेक्शन के लिए। मंगल को अच्छे से स्टडी करने के लिए उसके पत्थरों और मिट्टी को समझना बहुत जरूरी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ सतह को स्टडी करके किसी भी ग्रह की 90% हिस्ट्री को जाना जा सकता है। वैज्ञानिक उस ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल पत्थरों में छेद करने और सतह को खोदने के लिए करते हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि क्यूरियोसिटी द्वारा ढूंढे गए वाटर क्रिस्टल्स असल में ड्रिलिंग की वजह से ही डिस्कवर हुए थे। इस ड्रिलिंग मशीन के अलावा क्यूरियोसिटी में एक लेजर डिवाइस भी लगाया गया था। इस लेजर डिवाइस के जरिए पत्थरों में मौजूद एलिमेंट्स के बारे में पता लगाया जाता है। जब वैज्ञानिक तेज एनर्जी लेजर को किसी पत्थर पर मारते हैं तो वह पत्थर प्लाज्मा में कन्वर्ट होने लगता है। इस प्लाज्मा की हीट और कलर को स्टडी करके वैज्ञानिक उसमें मौजूद एलिमेंट्स का पता लगा सकते हैं। क्यूरियोसिटी रोवर अपने आप में ही एक करिश्मा है और इसने मंगल को समझने में हमारी काफी मदद की है। इस समय मंगल पर सबसे एक्टिव रोवर परसिवरेंस रोवर है। अगर आप इसके द्वारा दी गई डिस्कवरीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ये थी स्पेस एक्सप्लोरेशन हिस्ट्री के सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट मिशंस। आपको इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग मिशन कौन सा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।